गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रमुख आधार हैं, वर्ग और जाति। जाति सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। वास्तव में भारत में जाति व्यवस्था अपनी तरह की एक विचित्र और अनोखी संस्था है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट। अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है, जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। कास्ट शब्द का लैटिन शब्द कैस्टस से भी घनिष्ठ संबंध है और इसका अर्थ विशुद्ध या अमिश्रित या जाति है। इस प्रकार जाति का अर्थ वंशानुक्रमण या हेरेडिटी पर आधारित एक विशेष सामाजिक समूह से लगाया जाता है। और भी स्पष्ट शब्दों में जाति प्रथा जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था का नाम है। कहने का अर्थ यह है कि जाति प्रथा के अंतर्गत ऊंच नीच का जो संस्करण होता है, उसका आधार व्यवसाय, धन, शिक्षा व धर्म न होकर केवल जन्म होता है और इसी जन्म के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण निर्धारित होता है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जाति की व्याख्या निम्नलिखित है। कूले ने जाति की परिभाषा करते हुए कहा है कि जब कोई वर्ग पुनः वंशानुक्रम संक्रमण पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। दूसरे समाजशास्त्री मजुमदार और मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशे आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्य पर लागू करती है। अब जाति की विशेषताएं क्या क्या है? केतकर ने जाति प्रथा की दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला, जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो उस समूह के सदस्यों की संतान हैं और इस प्रकार जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति एक जाति विशेष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, किसी जाति के सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह या जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित करने से रोक दिए जाते हैं। दूसरे समाजशास्त्री डॉक्टर घुरिये ने जाति प्रथा की निम्नलिखित 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान व कार्य भी सुनिश्चित है। दूसरा, सोपान क्रम या संस्तरण। इन विभिन्न खंडों में ऊंच नीच का एक सोपान क्रम या उतार चढ़ाव होता है और इसमें प्रत्येक जाति का स्थान जन्म पर आधारित होता है। इस सोपान क्रम में सबसे ऊपर ब्राह्मणों की स्थिति होती है। इसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्थान एक के बाद दूसरा नीचे उतरता जाता है। तीसरा, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति प्रथा के निषेधात्मक नियमों में भोजन संबंधी प्रतिबंध उल्लेखनीय है। प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के सदस्यों के हाथों का बना हुआ भोजन खाने की आज्ञा नहीं है, पर ब्राह्मणों के हाथ का भोजन दूसरी सभी जातियां खा लेती हैं। चौथा नंबर है विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेष अधिकार। सबसे अधिक विशेष अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है और सबसे अधिक निर्योग्यताएं तथाकथित अछूतों के लिए है। एक समय था जब दक्षिण भारत में तो अछूतों की अवस्था अत्यधिक दयनीय थी। वे उच्च जाति के लोगों को स्पर्श करना तो दूर, उनको अपनी सूरत या परछाई भी नहीं दिखा सकते थे। पांचवा, विवाह संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंध होते हैं।
इसमें अंतर्विवाह का नियम सर्वप्रमुख है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित है और प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही समूह है। छठा और लास्ट पॉइंट है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परंपरागत पेशा मानती है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित के काम को और जाटों जूते बनाने के काम को करना ठीक समझते हैं। साधारणतया ऐसा ही होता है और जाति प्रथा का नियम भी यही है। अब हम देखेंगे जाति और वर्ग में क्या अंतर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्लास। जाति या वर्ग में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट किए जा सकते हैं। जाति प्रथा में असमानता जन्म पर आधारित है, वर्ग में नहीं। जाति प्रथा में मनुष्य जन्म से ही ऊंची या नीची स्थिति वाला हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो आजन्म ही उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची रहेगी। शूद्र की स्थिति नीची है क्योंकि वह नीची स्थिति वाले परिवार में जन्मा है। परंतु वर्ग प्रथा में ऐसा कोई नियम नहीं होता। एक व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, धन आदि के घटने या बढ़ने के आधार पर किसी भी समय नीचे या ऊंचे वर्ग में आ जा सकता है। दूसरा, व्यक्तिक विशेषताओं का महत्व वर्ग में है, जाति में नहीं। कोई भी व्यक्ति वर्ग प्रथा के अंतर्गत अपनी व्यक्तिक विशेषताओं या उपलब्धियों को बढ़ाकर अपने से ऊंचे वर्ग में प्रवेश कर सकता है, पर जाति प्रथा के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं है। एक शूद्र हमेशा शूद्र ही रहेगा। धन या दूसरी कोई भी विशेषता उसे कभी ब्राह्मण नहीं बना सकती है। तीसरा, जाति प्रथा में पेशा परंपरागत है, वर्ग में नहीं। जाति प्रथा में प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत पेशा होता है। जाति के सदस्य को उसी का अनुसरण करना पड़ता है। जमादार का लड़का जमादार का ही काम करेगा, वैश्य का बालक व्यवसायी ही होगा आदि। परंतु वर्ग प्रथा के अंतर्गत पेशों के चुनाव के संबंध में कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इसके सदस्य पेशों के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। चौथा, जाति प्रथा में सदस्यता जन्म पर आधारित है, वर्ग में नहीं। जाति प्रथा में जन्म के आधार पर सदस्यता मानी जाती है। एक ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण जाति का सदस्य तभी बन सकती है जब वह उसी जाति में पैदा हुई हो। वर्ग प्रथा में सदस्यता का आधार अन्य विषय, आय, शिक्षा, पेशा आदि है। पांचवा, वर्ग प्रथा में विवाह, खान पान, मेल मिलाप पर उतना प्रतिबंध नहीं है जितना जाति प्रथा में है। जाति प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति पर दूसरे जाति के साथ विवाह, खान पान, मेल मिलाप आदि के संबंध में अनेक प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते हैं। परंतु वर्ग प्रथा में ये प्रतिबंध उतने कठोर नहीं हैं जितने जाति प्रथा में है। विभिन्न वर्गों के सदस्यों को इन मामलों में काफ़ी छूट होती है। छठा, वर्ग प्रथा जाति प्रथा से अधिक अस्थिर संगठन है। वर्ग प्रथा में खुलापन होने के कारण विभिन्न वर्गों की स्थिति में निश्चितता नहीं आ पाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि धन, पेशा, शिक्षा आदि जो वर्ग प्रथा का आधार है, स्वयं बहुत अनिश्चित होने के कारण वर्ग प्रथा में स्थिरता नहीं होती है। परंतु वर्ग प्रथा इतनी अस्थिर भी नहीं होती कि सामाजिक व्यवस्था की लड़ी ही टूट जाए। इसके विपरीत जाति प्रथा जन्म पर आधारित होती है, इस कारण इसकी सदस्यता बदली नहीं जा सकती। इससे जातीय संगठन में बहुत स्थिरता रहती है। जाति प्रथा में नियमों और प्रतिबंधों की कठोरता भी इस स्थिरता का एक मुख्य कारण है। आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।